आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ओवर वोल्टेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद अंजुम, आपका ट्यूटर, और आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ओवर वोल्टेज। इसमें हम देखेंगे कि स्टैग्नेंट लेयर का इफ़ेक्ट क्या होता है। लास्ट टाइम जब हमने देखा था कि तीन तरह से बेसिकली आपकी कोरोजन के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही थी। फर्स्ट थी फॉर एग्जांपल हमारे पास कन्वेक्शन, सेकंड माइग्रेशन, और थर्ड वन डिफ्यूजन। इसका हमने कहा था कि इफ़ेक्ट मिनिमम होगा नियर द इलेक्ट्रोड, क्योंकि वहाँ आपकी सॉल्यूशन की वेलोसिटी ज़ीरो होगी। माइग्रेशन का भी हम इफ़ेक्ट इस वजह से नहीं देख रहे थे क्योंकि हमने इसके लिए सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हुआ था, जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप इतना ज़्यादा नहीं था। जो मोस्टली हमारा इफ़ेक्ट था वो किसकी वजह से था? डिफ्यूजन की वजह से था। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है और उसके बिल्कुल करीब उसकी विसिनिटी में हमारे पास एक लिक्विड की लेयर है, यानी कि यहाँ तो पूरा ही इलेक्ट्रोड है लेकिन ये बल्क है और ये नियर थी आपके इलेक्ट्रोड। तो यहाँ से आपके आयंस निकल के यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस लेयर को हम कहते हैं कि ये नॉन मूविंग है, स्टेगनेंट है। हम कहते हैं कि इसकी थिकनेस बेसिकली 5 है और इस लिक्विड की लेयर को हमने नाम दे दिया है नर्स डिफ्यूजन लेयर, यानी कि आपके आयंस यहाँ से निकल के डिफ्यूज़ कर रहे हैं सिर्फ इतनी सी एरिया में। इसके बाद आप चाहें तो आपके कंसंट्रेशन के अंदर कोई भी ग्रेडियंट नज़र नहीं आएगा, यानी कि कंसंट्रेशन में कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। यहाँ बेसिकली वो कहता है कि कन्वेक्शन जो है वो ज़्यादा है, तो जाहिर बात है वो मूव कर रहा है सॉल्यूशन, लेकिन जैसे जैसे वो इलेक्ट्रोड के करीब आता जाता है आपके सॉल्यूशन की वेलोसिटी कम होती जाती है और एक वक्त आता है कि आपका एक छोटा सा नैनोमीटर के रेंज के अंदर एक एरिया बन जाता है जहां आपका लिक्विड की वेलोसिटी हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो तकरीबन ज़ीरो है और उसमें हमारी बेसिकली सारा ट्रांसपोर्ट कंट्रोल जो है वर्क कर रहा होता है। अब ज़ाहिर बात है ये कन्वेक्शन मूव कर रही है लिक्विड को, तो ज़ाहिर बात है इसकी मूवमेंट जो है बेसिकली ये डिटरमिन करेगी कि आपकी ये नर्स डिफ्यूजन लेयर जो है इसकी थिकनेस कितनी होगी। तो ये कन्वेक्शन यहाँ एक प्ले रोल करेगी कि आपकी इस थिकनेस को डिटरमिन करने के लिए। यहाँ तक हमारे पास क्या कहते हैं एक्टिवेशन कंट्रोल है। उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ से हमारी जो है ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन स्टार्ट होती है। तो यहाँ तक जो है आपकी जो लेयर पूरी बनती है ये पूरी आपकी डिफ्यूजन लेयर है बेसिकली, लेकिन यहाँ तक इस थिकनेस में बेसिकली इसके मिडवे, क्योंकि उसके बाद वो कांस्टेंट होना शुरू हो जाती है। तो इतनी जो लेयर आपकी जो है इसको हम बेसिकली कौन सी वो कहते हैं लेयर? डिफ्यूजन लेयर, नर्स डिफ्यूजन लेयर बोलते हैं। अब इसके इफ़ेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई उसकी थिकनेस कितनी होगी इस फाई की, डिफरेंट ज्योमेट्रीज स्टडी की गई। जो सबसे ज़्यादा स्टडी की गई है वो रोटेटिंग डिस्क इलेक्ट्रोड है, जिससे हम अपना मास ट्रांसपोर्ट कंट्रोल जो है वो स्टडी कर सकते हैं लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स में, या मास ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्पीशीज है बी जो कि रिड्यूस हो रही है कैथोडिकली, कैथोड पर जाके कंज्यूम हो जाती है। तो हम इस इक्वेशन के मुताबिक फ्लक्स देखें इस स्पीशीज का, तो इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास कुछ इक्वेशन ये बन जाती है, और इससे अगर मैं ये वाली चीज़ इसमें से सेपरेट आउट करूं तो मेरे पास हमारे ये इक्वेशन कुछ इस तरह से रीअरेंज हो जाएगी। इसमें हमने एक बात नोट करनी है कि क्योंकि आपकी सीपीसी कैथोडिकली रिड्यूस हो रही है, तो जाहिर बात है ये आई जो है नेगेटिव होगा, तो इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो कुछ इस तरह से बनेगी और ये पॉजिटिव साइन यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो इन हम अगर अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि सरफेस कंसंट्रेशन जो है रिएक्टिंग स्पीशीज़ की कम होती जाएगी जैसे जैसे हमारी करंट डेंसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। इन अदर वर्ड्स हमारा कन्वेक्शन रेट कम होता जाएगा। अगर हम सपोज कर लें कि कोई कैथोडिक करंट डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो हमारी सरफेस कंसंट्रेशन जो है, जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो हमने पीछे देखी इस चीज़ की जो रिड्यूस हो रही है, वो इसी लिहाज से डिक्रीज़ होगी जिस लिहाज से
आप करंट डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। आप इंक्रीज़ करते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी सरफेस की कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएगी, उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। वो लेयर मज़ीद आयंस को डिफ्यूज़ होने से रोक देगी। उस वक़्त जो आपकी करंट डेंसिटी होगी वो आपकी लिमिटिंग करंट डेंसिटी होगी। अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके यहाँ आ जाएं, क्योंकि हम मज़ीद डेरिवेशन में नहीं जाते, तो हम ये देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये जो फैक्टर है ये वाला, अगर आपका लिमिटिंग करंट डेंसिटी इस फैक्टर से ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर जो है वो 1 की तरफ जाएगा और हमारी ये इक्वेशन जो है इसमें ये सारी बातें ये सारा का सारा 1 हो जाएगा और हमारी इक्वेशन टेफल इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन अगर हमारा ये फैक्टर लेस देन है तो हमारी इक्वेशन जो आई है वो लिमिटिंग करंट डेंसिटी के बराबर आ जाएगा और हम कहेंगे कि हमारा करंट वोल्टेज बढ़ाने से करंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हमारा जो रिएक्शन है वो बेसिकली पोटेंशियल के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हम इसको कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हम इसको ओवर पोटेंशियल के लिहाज से देखें, अगर हम इधर से देखें कि ओवर पोटेंशियल बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है। ये बेसिकली एक्टिवेशन कंट्रोल यानी कि चार्ज ट्रांसपोर्ट और ये मास ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें लिमिटिंग करंट डेंसिटी आ रही है। जैसे जैसे हम इसको नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ लेकर जाएंगे अपने ओवर वोल्टेज को, हमारा जो करंट है वो लिमिटिंग करंट की तरफ अप्रोच करेगा। जैसे कि जो आपका ओवर वोल्टेज है उसको अगर हम नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं इस तरफ, तो आपका जो लिमिटिंग करंट है वो अप्रोच हो रहा है। आपका करंट जो है बेसिकली ये करंट इंक्रीज़ होते होते आपको एक लिमिटिंग करंट की तरफ जाना शुरू हो जाता है। लिमिटिंग करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी अगर आपकी सॉल्यूशन की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और वेलोसिटी इसकी चीज़ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन सारों से ज़ाहिर बात है आपकी कंसंट्रेशन से आपकी सरफेस स्पीशीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, रिएक्शन सब स्पीशीज़ पे। टेम्परेचर से भी ज़ाहिर बात है मॉलिक्यूल्स की हरकत बढ़ेगी जिससे वेलोसिटी बढ़ेगी और वेलोसिटी बढ़ने से हमारी लिमिटिंग करंट डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी। कहते हैं अगर हम कोई टिपिकल पोलराइजेशन कर्व देखें तो अगर हमारे पास लाइन स्ट्रेट जा रही है तो हमारे पास वो एक्टिवेशन कंट्रोल में, लेकिन एक वक्त आए कि हमारी स्ट्रेट लाइन के बाद वो इस तरह कर्व आना शुरू हो जाए और आपका करंट जो है वो कांस्टेंट होना शुरू हो जाए, यानी कि लिमिटिंग करंट की तरफ अप्रोच करने लग जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा इफेक्ट है वो कंसंट्रेशन ओवर वोल्टेज के अंडर आ गया, यानी कि ये कंबाइन इफेक्ट है। तो हमारे पास बेसिकली जो इफेक्ट है ये बेसिकली दोनों का कंबाइन इफेक्ट हमने इस एक सिंपल सी फिगर के अंदर शो करके दिखा दिया है। अब अगर हम क्रोजन रिएक्शंस के लिहाज से देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है और वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो हमारे पास जो रिएक्टिंग सरफेस है उसके ऊपर जो करंट है वो लिमिटेड हो जाएगा आपकी लिमिटिंग करंट के लिहाज से। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एडेटेड सॉल्यूशन है तो उसके अंदर हमारे पास जो मोस्टली आपका जो रिएक्शन कंट्रोल कर रहा होगा वो ऑक्सीजन कर रहा होगा, जो आपका मास ट्रांसपोर्ट कंट्रोल कर रहा होगा। अगर हमारे पास कोई डाइल्यूट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कोई भी एसिड है, तो उसमें हमारे पास जो बेसिकली मास ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने वाली स्पीशी होगी वो प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव होगा, और उनके लिहाज से हम क्या करेंगे, एक लिमिटिंग करंट डेंसिटी की तरफ अप्रोच करेंगे। उसके कोरिस्पोंडिंग जो हमारी करंट डेंसिटी होगी वो हमारी बेसिकली क्रोजन करंट डेंसिटी कहलाएगी। अब अगर मेटल क्रोड हो रही है, बेशक वो प्रोटॉन हो या ऑक्सीजन हो, तो उसके नतीजे में यहाँ से मेटल निकल कर जा रहा है आपके सॉल्यूशन के अंदर एनाइंस मौजूद हैं। वो क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे ये डिपॉजिट होना शुरू होंगे, ज़ाहिर बात है ये लेयर जो है थिक होती जाएगी। एक वक्त आएगा कि आपके वो प्रेसिपिटेट इतने थिक हो जाएंगे कि मज़ीद आपकी सॉल्यूशन को मतलब मेटल डिसोल्यूशन को होने के लिए इस थिकनेस आपके आयंस को इस लेयर से माइग्रेट करना पड़ेगा। तो हमारी जो वैल्यू है करंट की वो एक लिमिटिंग करंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगी।
तो इसको हम फिनोमेना को इस इक्वेशन 50 के लिहाज से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी रेजोल्यूशन बढ़ हो रही है, तो एक वक्त आता था, हमने कहा था कि CPS वो ज़ीरो हो जाता था। वो क्यों हो जाता था? इस क्रोजन प्रोडक्ट के बनने की वजह से। जब क्रोजन प्रोडक्ट बन जाता था तो सारी बात है, जब मज़ीद यहाँ से आयंस नहीं निकल पा रहे, नहीं जा पा रहे, तो हमारा करंट में भी कोई ख़ास इंक्रीज़ नहीं आ रहा, तो वो एक लिमिटेड वैल्यू पर पहुँच जाता था। तो आपने ये देखा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी मेटल के साथ ये डिस्टेंस है, यहाँ तक हमारी क्या थी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था जो कि आया कांस्टेंट, और उसके बाद हमारी बल्क कंसंट्रेशन जो कांस्टेंट हो गई, तो उसमें कोई कंसंट्रेशन का इफेक्ट नहीं आया। हमारे पास जो बेसिकली इसकी प्रोफाइल है फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू बल्क सॉल्यूशन, वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रोजन के तमाम तर लेक्चर्स की समझ आ गई होगी। ये हमारे क्रोजन सीरीज़ का आज आखिरी लेक्चर था। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि क्रोजन के ऊपर अब कोई स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कि एटमॉस्फेरिक क्रोजन के बारे में आपको बताएं, और उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की तरफ लेकर जाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी क्रोजन सिस्टम को स्टडी करने के लिए। तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।